Hi everyone. So I welcome you all in my YouTube channel Dev Physics Tutorial. So the topic which we are going to study today is capacitance and capacitor. तो जो आज का गंभीर मुद्दा है वो है कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर. कैपेसिटेंस को समझने की कोशिश करते हैं. कैपेसिटेंस क्या है? एक डेफिनेशन लिख रहा हूं, उस डेफिनेशन से सेंस बनाने की कोशिश करेंगे. इट इज द चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी of a conductor. It is charge holding capacity. It is the charge holding capacity of a conductor. कोई कंडक्टर है, मान लो ऐसा कंडक्टर है, मैं इसको चार्ज दे रहा हूं. ये कितना चार्ज स्टोर अपने अंदर कर सकता है या अपने सरफेस पे ये कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, उसी कैपेसिटी को बोलते हैं कैपेसिटेंस. इज इट क्लियर? कोई भी कंडक्टर कितना ज्यादा या कम चार्ज स्टोर कर सकता है, उसी कैपेसिटी को बोलते हैं कैपेसिटेंस. देखते हैं, मान लो ये ये कंडक्टर है, सॉलिड कंडक्टर मैंने कंसीडर कर लिया है. मैं इसको चार्ज देता गया, ये चार्ज लेता गया, मने थोड़ी करेगा. मैंने चार्ज और दिया, इसने चार्ज लिया, चार्ज दिया, चार्ज लिया, चार्ज दिया, चार्ज लिया, लेकिन इसकी एक लिमिट होती है. उस लिमिट के बाद ये चार्ज नहीं ले सकता. चार्ज ले नहीं सकता. इस पे जाने से पहले मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लेता हूं. सिंपल सा इसका एक प्रोसेस देख लेते हैं. क्या होगा इसके चारों तरफ? इसके चारों तरफ एक पॉइंट कंसीडर करो, यहां P. What I have taken? I have taken a point in surrounding of this conductor which is at the distance small r. अब इस कंडक्टर की वजह से यहां इस जगह पर पोटेंशियल कितना होगा? V = kq/r. क्लियर है? मतलब जितना मैं इस पे ज्यादा चार्ज देता जाऊंगा उतना इसके चारों तरफ पोटेंशियल बनता जाएगा. आप सोचेंगे बनने तो हमें क्या प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है. क्या है देखते हैं. मतलब एक बात तो निश्चित है कि चार्ज बढ़ाने से पोटेंशियल जो है इस कंडक्टर के चारों तरफ वो बढ़ता जाएगा. ओके, सिंस लिख देते हैं, हमें ये नॉलेज है कि जो चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर. यहां से बात क्लियर हो गई है. ओके, मतलब जितना ज्यादा चार्ज देंगे उतना ज्यादा पॉइंट P पे पोटेंशियल बनता जाएगा. ओके, तो प्रोपोर्शनली. अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि ज्यादा क्यों नहीं दे सकते साहब, इतना ही क्यों दे सकते हो? जैसे जैसे इस पॉइंट पे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इस क्षेत्र में, इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी. अब जो मीडियम है इसके चारों तरफ, अभी कौन सा है? एयर. अभी कौन सा है? एयर है. अब कुछ टाइम के बाद जैसे जैसे इसका एरिया, इसका क्षेत्र, इसके चारों तरफ इसकी मजबूती मतलब पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे एयर को तोड़ने की कोशिश करेगा. और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पोटेंशियल इतना ज्यादा हो जाएगा यहां कि इस एयर को तोड़ देगा. तोड़ देगा मींस आयनाइज कर देगा. आप सोचेंगे होने तो हमें क्या है, हम तो इसको चार्ज दे रहे हैं ना, एयर आयनाइज हो रही है तो होने दो सर. सुन, जैसे ही एयर आयनाइज होगी तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बनेगा. क्लियर? अब तूने जैसे ही एक्स्ट्रा चार्ज देने की कोशिश की, ये एक्स्ट्रा चार्ज तूने देने की कोशिश की, तो इस एक्स्ट्रा चार्ज में जैसे ही तूने मान लिया एक्स्ट्रा चार्ज दिया वैसे ही एयर आयनाइज हो गई. अब एयर आयनाइज होते ही एक प्लस और एक नेगेटिव बना. अब ये जो नेगेटिव है इस पॉजिटिव के पास अट्रैक्ट होके आ गया और दोनों मिल गए और खत्म, कैंसिल, कहानी खत्म. तो क्या तू एक्स्ट्रा चार्ज इसको दे पाया? नहीं. तूने वापस कोशिश की, वापस इसको चार्ज देने की कोशिश की, वापस से एयर का मॉलिक्यूल जो है आयनाइज हुआ,
वापस से उस पॉजिटिव चार्ज ने नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट किया और वो पॉजिटिव चार्ज कैंसिल हो गया। मतलब अब तू इससे ज्यादा चार्ज इसको दे ही नहीं सकता है। तो चार्ज की एक लिमिट होती है, हम एक लिमिट से ज्यादा चार्ज नहीं दे सकते, क्योंकि जैसे ही ज्यादा चार्ज देंगे इस कंडक्टर के चारों तरफ इस कंडक्टर की पोटेंशियल बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और जो इसके चारों तरफ मीडियम है उस मीडियम को ये इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल तोड़ देंगे, आयनाइज कर देंगे। आयनाइज करने के बाद 2 एक्स्ट्रा चार्ज इसको नहीं दे पाएगा। तो एक लिमिट होती है, क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है किसी भी कंडक्टर की चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी, तो मैक्सिमम कितना ये चार्ज होल्ड कर सकता है वही इसका कैपेसिटेंस कहलाता है। वो क्वेश्चन भी क्लियर हो गया कि ज्यादा चार्ज स्टोर क्यों नहीं कर सकता। एयर विल गेट आयनाइज्ड एंड आफ्टरवर्ड्स we will not able to give extra charge to the given conductor। ओके, तो एक बात तो निश्चित है, चार्ज ज्यादा देंगे कंडक्टर को उसके चारों तरफ पोटेंशियल ज्यादा होगा। प्रोपोर्शनल मार्क को हटा के लेके आते हैं कांस्टेंट, और यहां है कांस्टेंट कैपिटल C, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है Q = CD। कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में कैपेसिटर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। किसी कंडक्टर के ऊपर चार्ज Q होता है उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस C इनटू पोटेंशियल कैपिटल V। ओके, ये क्या है? प्रोपोर्शनली कांस्टेंट। इस प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को बोलते हैं इज नॉन एज, ये कहलाता है कैपेसिटेंस, यही कहलाता है कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। यही कैपिटल C जो है कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर कहलाता है। ओके, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C का फॉर्मूला हो जाएगा Q/V। इस फॉर्म में फॉर्मूले को याद रखोगे, हालांकि ये भी फॉर्म है, आप इस वाली फॉर्म में याद रखोगे, बेटर है। Q = CV। किसी भी कंडक्टर पे किसी भी टाइम पे चार्ज Q होता है उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस जो कि एक कांस्टेंट है इनटू जो पोटेंशियल हम बैटरी से अप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो C = Q/V। अगर मैं V की वैल्यू को 1 वोल्ट पुट कर देता हूं, 1 यूनिट पुट कर देते हैं, तो C जो है किसके बराबर हो जाएगा? Q के। तो डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? कैपेसिटेंस की डेफिनेशन बना रहे हैं। इट इज डिफाइंड एज द चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर फॉर यूनिट पोटेंशियल अप्लाइड एट इट। क्लियर? पॉज करके वापस जाके आप देख सकते हैं, मैंने डेफिनेशन लिखा दी है, आपको नोट्स में डेफिनेशन लिखनी है। बस सिंपल है, एक यूनिट पोटेंशियल अप्लाई कर देने से कोई भी कंडक्टर जो चार्ज स्टोर कर सकता है वही कहलाता है कैपेसिटेंस। 1 वोल्ट का पोटेंशियल लगा देने से, मैंने कंडक्टर लिया, इसके चारों तरफ 1 वोल्ट की बैटरी लगा दी, ऐसा कंडक्टर लिया मैंने, 1 वोल्ट की बैटरी लगा दी। 1 वोल्ट की बैटरी लगा देने से ये जो चार्ज अपने ऊपर स्टोर कर सकता है उसी को कहेंगे हम कैपेसिटेंस। चार्ज हालांकि स्टोर ऐसे नहीं कर पाएगा, इसका थोड़ा दूसरा प्रोसीजर है। मैंने एक एग्जांपल दिया है कि 1 वोल्ट का पोटेंशियल देने से जो चार्ज वो स्टोर कर सकता है वही कहलाता है कैपेसिटेंस। यूनिट बनाते हैं, ऐसा यूनिट सब इंस्पेक्टर यूनिट क्या होगी इसकी? ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। देखते हैं क्या होगी, फॉर्मूला बना ले। फॉर्मूला है C = Q/V। अब यहां से चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। अपॉन में वोल्ट, अपॉन में पोटेंशियल, पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। तो यूनिट क्या बन गई है कैपेसिटेंस की? कूलम पर वोल्ट। ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज कूलम पर वोल्ट व्हिच इज नोन एज, इसी को प्यार से कहते हैं, इसके घर का नाम है चिंटू, which is known as, चिंटू नहीं है, which is known as फैराड, which is known as फैराड। फैराड है ये, फवाद नहीं है, फवाद नहीं है, फैराड है, which is known as फैराड। माइकल फैराडे के नाम पे ये यूनिट है फैराड। तो आपको इसी फॉर्म में याद रखनी है, कूलम पर वोल्ट, कैपेसिटेंस की जो यूनिट होती है वो कूलम पर वोल्ट, और इसी को प्यार से क्या कहते हैं? फैराड। ओके, ये इसकी यूनिट के बारे में हो गया। ग्राफ देखते हैं एक बार।
डायमेंशन, पहले डायमेंशन देख लेते हैं। डायमेंशंस, इसकी डायमेंशन बनाते हैं फॉर्मूला की हेल्प से, c q/v की हेल्प से। चार्ज की डायमेंशन होती है, सिंपल है, 80। आपको याद होना चाहिए, कहां से आई देख लो पहले। करंट I चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज करंट इनटू टाइम। करंट का डायमेंशनल सिंबल क्या होता है, a, और टाइम का डायमेंशनल सिंबल t। तो ध्यान रखना है, चार्ज की यूनिट हमेशा के लिए याद कर लो इसको, चार्ज की यूनिट होती है 80। क्लियर। पोटेंशियल की यूनिट कैसे निकालेंगे, ये वाले फॉर्मूला से, W/Q से, वर्क अपॉन चार्ज। और वर्क की यूनिट डायमेंशन, वर्क की डायमेंशन डायरेक्टली आपको याद रखनी है हमेशा, ml/T-2, ml/T-2 अपॉन में चार्ज की डायमेंशन अभी बनाई थी 80। तो ये पोटेंशियल की डायमेंशन हो गई। अब दोनों वैल्यूज को यहां पुट कर दो, चार्ज की डायमेंशन ये रही 80 अपॉन में पोटेंशियल की डायमेंशन ml/T-2 अपॉन में 80, तो 80 ऊपर चला गया। तो ये सॉल्व कर दो इसको, m को ऊपर लेके जाएंगे, m-1 हो जाएगा, बाई जब -1 कर दिया, l की पावर 2 यहाँ है और कहीं नहीं है, ऊपर जाके l की पावर -2 हो जाएगा। और a की पावर देखिए, पहले t को कैलकुलेट करते हैं, t की पावर -2 ऊपर जाके प्लस का, तो t की पावर 2 और एक 3 और एक 4, t की पावर 4 और a की पावर 2। तो यही चेक, दिस इज द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं या फिर प्रोसीजर के साथ लिख सकते हैं, देख लेंगे आप। ओके, ये डायमेंशन है। अब मैं ग्राफ देख लेता हूं एक बार। मैं क्या बोल रहा हूं, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, कैपिटल V, चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल, मतलब चार्ज बढ़ा होगा तो पोटेंशियल दिए गए कंडक्टर पे बढ़ता जाएगा। ओके, Q और V के बीच में ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा। आप सोचोगे इजी है, तो मैंने कब कहा टफ है, लेकिन इस ग्राफ से मैं कैपेसिटेंस की वैल्यू पता कर सकता हूं। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्राफ दिए जाते हैं, वैल्यूज पर्टिकुलर कोई वैल्यू पूछ ली जाती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ये ग्राफ देके आपसे कहा जाएगा कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालो। इस ग्राफ पे कहीं भी कोऑर्डिनेट मेंशन होंगे। पहले देखते हैं कैसे निकाली जाती है वैल्यू। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V से Q CV। ये मेरे वाला तरीका आप देखें, क्या निकालना है आपको C। तो C का जो चीज आपको निकालनी है उसका जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो V के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पोटेंशियल वाली एक्सिस से वापस से देखें मेरा तरीका, Q CV में जो क्वांटिटी आपको निकालनी है C, उसका किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, V के साथ। तो पोटेंशियल वाली एक्सिस के साथ, इस एक्सिस के साथ स्लोप मतलब थीटा, tan थीटा, इसे इस वाले एंगल को बोलते हैं स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। तो कैपेसिटेंस जो होगा C वो स्लोप के बराबर होगा, और स्लोप मतलब होता है tan थीटा। और tan थीटा कैसे निकालेगा, तो यहाँ परपेंडिकुलर कहीं भी एक ट्रायंगल बना दे, जो भी कोऑर्डिनेट तुझे दिए गए होंगे उस पॉइंट पे ट्रायंगल बना देना। ले, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब ये दूरी मतलब y एक्सिस पे चली गई दूरी, और y एक्सिस पे कौन है, चार्ज, तो डेल्टा Q अपॉन में tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अपॉन में बेस है मतलब पोटेंशियल है x एक्सिस पे, तो ये आ जाएगा अपॉन में डेल्टा V। तो परपेंडिकुलर डेल्टा Q अपॉन में बेस डेल्टा V। तो ये हो गया स्लोप निकालने का तरीका। अब जैसे तुझे यहाँ कोऑर्डिनेट दे दिए जाते हैं 2, 3 और पूछा जाता कि कैपेसिटेंस निकाल ले, तो कैपेसिटेंस होता C यहां से देखने से डेल्टा Q मतलब, अब तू कोऑर्डिनेट बता देता, पहला कोऑर्डिनेट किसको रिप्रेजेंट करता है, x एक्सिस को, दूसरा कोऑर्डिनेट y एक्सिस को, और x एक्सिस पे कौन है, पोटेंशियल, और y एक्सिस पे कौन है, चार्ज। क्लियर, तूने बता दिया कि पहला कोऑर्डिनेट x एक्सिस को डिनोट करता है और x एक्सिस पे कौन है, पोटेंशियल, दूसरा कोऑर्डिनेट किसको डिनोट करता है, चार्ज को, दूसरा कोऑर्डिनेट y एक्सिस को, y एक्सिस पे कौन है, चार्ज। तो निकाले डेल्टा Q अपॉन डेल्टा V। डेल्टा Q मतलब फाइनल वैल्यू चार्ज की 3 है, इनिशियल वैल्यू यहां पे देख ले 0 होगी, अपॉन में डेल्टा V
पोटेंशियल की फाइनल वैल्यू 2 है, इनिशियल वैल्यू यहां कितनी रही होगी 0, तो ये आ गया 3/2, काम खत्म। ऐसे करके कैपेसिटेंस कैलकुलेट किया जा सकता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन जाता है इसमें, वो ऐसे बनेगा, आपको ऐसे करके दो C1 और C2 दो दे दिए गए, आपको दो अलग अलग कंडक्टर दिए गए हैं, कहा गया है इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, बताओ कौन सा कैपेसिटेंस ज्यादा है। तो स्लोप देख, स्लोप मतलब झुकाव, कौन सी एक्सिस के साथ, पोटेंशियल वाली एक्सिस के साथ, क्यों, क्योंकि Q इक्वल टू होता है CV, C पता करना है, तो C का जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, पोटेंशियल के साथ, तो पोटेंशियल वाली एक्सिस के साथ बंधु एंगल कैलकुलेट कर, इसका कम है इसका ज्यादा है, जिसका एंगल ज्यादा है वो कैपेसिटेंस ज्यादा है, तो C2 इज ग्रेटर देन C1। एक ऐसे क्वेश्चन पूछते जाते हैं, आई होप तू याद कर लेगा, समझ लेगा। तो ये हो गई ग्राफ की बातें, मैंने यूनिट आपको बता दी, इसकी प्रैक्टिकल यूनिट्स देखो मैं आपको बताऊं, जो 1 फेराड यूनिट है वो बहुत बड़ी क्वांटिटी है, मतलब 1 फेराड कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा होता है। 1 फेराड कैपेसिटेंस का कोई कैपेसिटर आज तक बना ही नहीं है, तो 1 फेराड अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट है। 1 फेराड जो होता है, और ये जो कैपेसिटेंस की मैं बात कर रहा हूं 1 फेराड, ये किसी भी फिजिकल कंडक्टर का पॉसिबल है ही नहीं, किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस 1 फेराड नहीं हो सकता। तो आप सोचोगे फिर कौन सी यूनिट यूज करनी है, हम छोटी यूनिट्स यूज करेंगे, कौन कौन सी मैं लिख रहा हूं, जैसे मिली फेराड, मिली कोई नहीं मिली, इसका नाम है बेटा, 1 मिली फेराड इज इक्वल टू 10⁻³ फेराड। उसके बाद माइक्रोफेराड, 1 माइक्रोफेराड इज इक्वल टू होता है 10⁻⁶ फेराड। और उसके बाद नैनो फेराड इज इक्वल टू होता है 10⁻⁹ फेराड। 1 पिकोफेराड इज इक्वल टू 10⁻12 फेराड। तो ये बहुत छोटी यूनिट है, प्रैक्टिकली ये दोनों यूनिट्स ज्यादा यूज होती हैं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा कैपेसिटेंस हो जाता है, 1 फेराड का है ही बहुत बड़ा, तो हम माइक्रोफेराड, मिलीफेराड, माइक्रोफेराड, नैनोफेराड इस यूनिट्स में प्रैक्टिकली ज्यादा यूज करते हैं, इस रेंज के कैपेसिटेंस ज्यादा अवेलेबल होते हैं। क्लियर है? तो कैपेसिटेंस क्या है, चार्ज होल्डिंग, चार्ज कैपेसिटेंस क्या है, कोई भी कंडक्टर कितना चार्ज को होल्ड कर सकता है, ये होता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की यूनिट फेराड, डायमेंशन देख ली, ग्राफ देख लिया, छोटी यूनिट्स देख ली। क्यों देखी छोटी यूनिट्स, क्योंकि 1 फेराड जो है अपने आप में बहुत बड़ा कैपेसिटेंस होता है। अगर मैं पूरी धरती को एक कंडक्टर मान लूं और उस पूरी धरती को चार्ज दूं, तो वो 1 फेराड अमाउंट का चार्ज होल्ड नहीं कर सकती, मतलब पूरी अर्थ का भी कैपेसिटेंस जो है वो 1 फेराड हो नहीं सकता। जब इतने बड़े कंडक्टर का कैपेसिटेंस 1 फेराड नहीं हो सकता, तो आप सोच सकते हैं 1 फेराड अपने आप में कितना बड़ी यूनिट रही होगी। क्लियर? तो अब हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आगे चल रहे हैं। कैपेसिटेंस ऑफ एक छोटा सा डेरिवेशन है, नन्ना सा मुन्ना सा, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल, कल नहीं आज ही करेंगे, स्फेरिकल कंडक्टर। अब सुन, इसको भैया अंडरलाइन कर लेना, तू पूछेगा क्यों, क्योंकि आगे भी एक मिलता जुलता डेरिवेशन इसमें आता है स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए। आगे एक वर्ड आएगा कैपेसिटर, फिर मैं समझाऊंगा वो कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर या कंडेंसर आपने सुना होगा। ओके, तो अभी स्फेरिकल कंडक्टर है, आगे चल के स्फेरिकल कैपेसिटर आ सकता है। तो अभी इसको अच्छे से ध्यान रखना, ये जो डेरिवेशन है वो स्फेरिकल कंडक्टर के लिए, यहां पे एक वर्ड और यूज कर लिया जाता है, आइसोलेटेड। कोई बहुत ज्यादा मैंडेटरी भी नहीं है, लेकिन एक वर्ड यूज कर भी सकते हैं, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। एक अकेला, बिल्कुल अकेला, कोई नहीं इसका दुनिया में, एक ऐसा कंडक्टर है, इसको मैं चार्ज दिया, ये भी इसने ले लिया,
मना थोड़ी करेगा, इसकी रेडियस है स्मॉल आर। ये तो बिल्कुल अर्थ के जैसा हो गया। चलो देख लेंगे, अर्थ के लिए भी कैलकुलेट कर लेंगे। पहले फॉर्मूला डेराइव कर रहा हूं, कैपेसिटेंस ऑफ ए आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, और इसके लिए कैपेसिटेंस C जो आता है वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r आता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r आएगा। ओके, कैसे कैलकुलेट करेंगे? अच्छा मुझे ये बताओ, इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा, द पोटेंशियल वो कितना होगा? फॉर्मूला क्या होगा? द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ड्राइवर, हेल्पर, तो V इक्वल टू होता है KQ अपॉन R, KQ अपॉन R। क्लियर? किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर सरफेस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ अपॉन R। K का फॉर्मूला यूज कर लिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट का फॉर्मूला यूज कर लिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला क्या याद करने को कहा था मैंने कैपेसिटेंस वाले, जब हम पॉइंट की बात कर रहे थे? क्योंकि किसी भी कंडक्टर पे चार्ज, तो पूरा लिख देते हैं, द चार्ज एट कंडक्टर Q इज इक्वल टू होगा इसका कैपेसिटेंस जो कि निकालना है इनटू इसका पोटेंशियल जो कि पता है। V की वैल्यू पुट कर, कुछ भी कर, वैल्यू पुट कर। V की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R रे, Q से Q उड़ा दे, क्या बचा? बाई जब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R दूसरी तरफ जाके ऊपर दिखेगा, वैल्यू बढ़ जाएगी इसकी दूसरी तरफ जाके। ऊपर दिख रहा है ना, पहले नीचे पड़ा रहता था। देखिए तो C इक्वल टू आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, मिला। इन दोनों की शक्लें मिल रही हैं, जब इनकी शक्लें मिल रही हैं तो कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड। तो C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R लाना था, ला चुके हैं। क्लियर है? अब सुनो, ठीक है, ये तो हो गया आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस। अब अगर इसके चारों तरफ कोई और मीडियम रहा होता, तो एयर ना होके, ये जो कंडक्टर है एयर में ना होके किसी और मीडियम में रखा होता, तो क्या कैपेसिटेंस की वैल्यू कुछ और आती? मतलब क्या बाहर वाले मीडियम पे कैपेसिटेंस डिपेंड करता है? और अगर डिपेंड करता है तो फिर इसके अलावा और किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? इसके बारे में बात कर रहे हैं अभी। अगर इफ सराउंडिंग मीडियम इज ऐसे कर दो, मीडियम हैविंग परमिटिविटी एप्सिलॉन R या फिर K, एप्सिलॉन R रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ध्यान रखना ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट वाला K नहीं है, रिलेटिव परमिटिविटी को ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी मतलब हमें ये बताती है कि बाहर वाला मीडियम कितना मजबूत है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हमें यही बता रहा है बाहर वाला मीडियम कितना मजबूत है। एक सिंबलिक फॉर्म में मतलब इसको समझ सकते हैं, एप्सिलॉन R या फिर K बाहर वाले मीडियम की स्ट्रेंथ, मतलब वो बाहर वाला मीडियम कितना मजबूत है इसको रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो मीडियम जो है इसके चारों तरफ उसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन R है। तो निकालो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R। लेकिन एप्सिलॉन जो होता है वो एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R के बराबर होता है आजकल। इसके मान को यहां पुट कर, तो V = 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q अपॉन R। अब ज्यादा कुछ नहीं बचा इसमें। चार्ज, अब ये जो चार्ज स्टोर करेगा, स्टोर चार्ज, इस कंडक्टर पे स्टोर चार्ज अगर बाहर कोई और मीडियम है तो Q इक्वल टू हो जाएगा कैपेसिटेंस Cm। Cm मतलब मीडियम होने के बाद, अगर बाहर कोई मीडियम है तो Q इक्वल टू Cm इंटू V। पहले Cv लगा दिया था, अभी Cm भी लगा दिया है। Cm क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ, कैपेसिटेंस कब? जबकि बाहर मीडियम है। ओके, तो Q की वैल्यू Q, Cm की वैल्यू Cm
और v की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r q अपॉन r। उड़ा दे भैया, तो Cm आ जाता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इनटू कैपिटल इनटू स्मॉल r, इक्वेशन नंबर 2। और पहले जो इक्वेशन आई थी उसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दे, कर दे इनको विभाजित। लेट्स डिवाइड देम। सो इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 क्या है? Cm is equal to 4 pi epsilon naught epsilon r into small r अपॉन में इक्वेशन नंबर 1 क्या है? C, और इसकी वैल्यू 4 pi epsilon naught epsilon r, 4 pi से 4 pi, epsilon naught से epsilon naught 4 pi epsilon naught into r, ये फॉर्मूला हुआ करता था 4 pi epsilon naught into r, तो 4 pi epsilon naught into r, ये 4 pi epsilon naught तो कैंसिल हो गया दोनों तरफ, r से r कैंसिल, तो क्या बचा? Cm अपॉन c इज इक्वल टू r। क्लियर? सॉरी, r कैंसिल हो जाएगा, r तो कैंसिल हो गया है, क्या बचा? एप्सिलॉन r बचा, एप्सिलॉन r तो कैंसिल हो गया है, एप्सिलॉन r बचा। अच्छा, इस फॉर्मूला से हमें ये सीख मिल रही है, ज्ञान मिल रहा है कि Cm इज इक्वल टू c इनटू एप्सिलॉन r। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि अगर किसी मीडियम को हमने चारों तरफ रख दिया है तो नया जो कैपेसिटेंस है, नए कंडक्टर का जो नया कैपेसिटेंस है, वो पुराने कैपेसिटेंस से एप्सिलॉन r गुना बढ़ जाएगा। मतलब इस कहानी से एक सीख हमें मिलती है कि अगर कंडक्टर के चारों तरफ कोई दूसरा मीडियम हम रख देंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ता है। इसीलिए आगे चल के हम बात करेंगे कि कंडक्टर्स के चारों तरफ या कंडक्टर्स के बीच में हम ऐसे मीडियम्स को डालेंगे जिनकी रिलेटिव परमिटिविटी ज्यादा होगी। पूछो क्यों? ताकि उनका कैपेसिटेंस बढ़ सके। क्या फायदा? ताकि ज्यादा चार्ज स्टोर कर सके, क्योंकि कैपेसिटेंस बढ़ने का मतलब है ज्यादा चार्ज स्टोर करना। ओके, ये कहानी हो गई। कैपेसिटेंस इन सम मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन r टाइम्स ऑफ द कैपेसिटेंस इन एयर। इस स्टेटमेंट को आप लिख लेना नोट्स में। ओके, तो चलो ठीक है, परमिटिविटी का पता चल गया, परमिटिविटी का पता चल गया कि परमिटिविटी पे कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। इसके अलावा फैक्टर्स एट विच कैपेसिटेंस डिपेंड्स, किन फैक्टर्स पे ये कैपेसिटेंस जो है कंडक्टर का डिपेंड करता है? एक तो साइज एंड शेप। अच्छा, कैसे पता चला? ये पता चल रहा है ना, कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में रेडियस आ तो रहा था, ये देख लो, ये देख लो, मतलब जितनी ज्यादा रेडियस होगी उतना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा। तो मतलब साइज और शेप पे तो डिपेंड करता है, बड़े साइज का कैपेसिटेंस कंडक्टर है तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। ओके, दूसरा परमिटिविटी ऑफ सराउंडिंग मीडियम। ये कब पता चला? यही तो डिस्कस कर रहे थे कि सामने वाले बाहर वाले मीडियम की परमिटिविटी पे डिपेंड करता है। अगर बाहर वाले मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा हो रही है तो कैपेसिटेंस जो है बढ़ जाता है। परमिटिविटी ऑफ सराउंडिंग मीडियम। नेक्स्ट, और किस पे डिपेंड कर सकता है? और डिपेंड कर सकता है कंडक्टर्स। मतलब इस जो कंडक्टर अभी हमने लिया था, अगर इसके चारों तरफ में दूसरा कंडक्टर भी ले लूं तो भी कैपेसिटेंस चेंज हो जाता है। तो डिपेंड्स अपॉन द कंडक्टर इन सराउंडिंग, अनदर कंडक्टर इन सराउंडिंग, अनदर कंडक्टर इन सराउंडिंग। तो ये कुछ फैक्टर हैं जिन पे कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड करता है। क्लियर है? तो अब तक हम बात कर चुके हैं जिसमें हमने अभी डिस्कस किया है कि बाहर अगर कोई मीडियम हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, और कैपेसिटेंस इन सभी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब इस फॉर्मूला की नॉलेज पे, ज्ञान पे, ज्ञान के आधार पे, आधार कार्ड की हेल्प से
मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, बल्कि इस फॉर्मूला की हेल्प से हमें करना होगा। मैं अपनी, हमारी, हम सबकी रेस्पेक्टिव धरती माँ, अब अपनी धरती माँ का हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे। अर्थ का कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। अर्थ का कैपेसिटेंस कितना होता है, दैट आई नीड टू फाइंड आउट। क्योंकि अर्थ को भी हम एक स्फेरिकल कंडक्टर मान सकते हैं, और स्फेरिकल कंडक्टर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं। तो C इक्वल टू होगा, क्योंकि C इक्वल टू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की न्यूमेरिक वैल्यू क्या होती है राहुल? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू राहुल 9 × 10⁹। तो यहां से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी, उल्टा कर दो, इसको भी उल्टा कर दो, 1/9 × 10⁹। तो C इक्वल टू हो जाता है, इसकी वैल्यू रख दो ये वाली 1/9 × 10⁹ इनटू अर्थ का रेडियस, रेस्पेक्टेड अर्थ का रेडियस कितना होता है 6400 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर ले, क्लियर है? तो यहां से इसको सॉल्व करके वैल्यू आ जाएगी कैपेसिटेंस की फैराड में। कितनी आएगी? ये आएगी 711 × 10⁻⁻6 फैराड। न्यूमेरिकली इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी 711 × 10⁻⁻6 फैराड। और 10⁻⁻6 फैराड जो है वो किसके बराबर होता है? जो अभी मैंने यूनिट्स आपको बताई थी 1 माइक्रो फैराड के बराबर होता है। तो ये होता है 711 और 10⁻⁻6 फैराड मतलब माइक्रो फैराड। तो अर्थ का कैपेसिटेंस की न्यूमेरिक वैल्यू ये है। अर्थ जो है एक स्फेरिकल कंडक्टर है और अर्थ का कैपेसिटेंस जो है वो 711 माइक्रो फैराड होता है। ये वेरी शॉर्ट में सीबीएसई आरबीएसई दोनों के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये न्यूमेरिक वैल्यू आपको याद रखनी है। प्रोबेबिलिटी मैंने अभी तक नहीं लिखवाई है किसी भी डेरिवेशन की या टॉपिक की, क्योंकि अभी तक बहुत ज्यादा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं था। इस पे क्वेश्चन जरूर डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। ओके, ये हो गया अर्थ का कैपेसिटेंस 711 माइक्रो फैराड। ओके, तो नेक्स्ट जो टॉपिक अब हम बात कर रहे हैं वो है कैपेसिटर। कैपेसिटर पहला टॉपिक हो गया कैपेसिटेंस, समझ में आ गया। चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी, किसी कंडक्टर के द्वारा कितना चार्ज को होल्ड कर सकता है, वही कैपेसिटेंस कहलाता है। नाउ व्हाट इज द कैपेसिटर? अब चार्ज को होल्ड करने के लिए मैं एक या एक से ज्यादा कंडक्टर्स को मिला के ऐसा अरेंजमेंट बनाऊंगा कि बहुत बड़े कंडक्टर ना लेने पड़े मुझे। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं सिस्टमैटिकली एफिशिएंटली कंडक्टर्स को लेके और उनके साइज को बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करना चाह रहा। ऐसा अरेंजमेंट बनाऊंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा चार्ज को स्टोर कर सके। यही अरेंजमेंट जो है कहलाता है कैपेसिटर। तो डेफिनेशन ऐसे ही लिख देते हैं इसकी। क्या हो जाएगी कैपेसिटर की डेफिनेशन? It is defined as the arrangement of टू ले रहा हूं मैं, यूजुअली दो कंडक्टर ले लिए जाते हैं। It is defined as the arrangement of two conductors arranged nearby, एक दूसरे के पास में इनको अरेंज किया जाता है। It is defined as the arrangement of two conductors arranged nearby to store maximum charge at them, ताकि ज्यादा से ज्यादा चार्ज को भी स्टोर कर सकें विदाउट, ये इंपॉर्टेंट है, विदाउट मच इंक्रीज देयर साइज। ये लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मुझे कंडक्टर तो यूज करने हैं लेकिन बहुत बड़े साइज के नहीं। क्लियर है ना? ऐसा ना हो कि जिस डिवाइस में हमें ये कैपेसिटर लगाना है
वो डिवाइस से बड़ा ही कैपेसिटर हो जाए। पता चला घर में कैपेसिटर ही आ रहा है, डिवाइस बाहर रखनी पड़ रही है घर के, तो ऐसा ना हो जाए। इस समस्या को रोकने के लिए हम कंडक्टर्स का ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि साइज को छोटा किया जा सके। जैसे फैन में जो कंडेंसर होता है वो एक्चुअल में कैपेसिटर ही है। आप अभी राइट नाउ खोल के देख सकते हैं, फैन के अंदर कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटर होता है, और उस कैपेसिटर के ऊपर वो कितना कैपेसिटेंस है, उसका कितना चार्ज को स्टोर कर सकता है वो लिखा होता है। राइट नाउ यू कैन चेक इट। ओके, तो डेफिनेशन आपको लिख लेनी है, नोट्स में याद कर लेनी है, समझ लेनी है। कंडक्टर्स का ऐसा अरेंजमेंट जो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम चार्ज को स्टोर कर सके और साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा ना हो सके, यही कहलाता है कैपेसिटर। ओके, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, किस सिद्धांत पे ये काम करता है? कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस और कैपेसिटर में अंतर समझ में आता है। कैपेसिटेंस क्या है? चार्ज कितना होल्ड हुआ है, ये कैपेसिटेंस है। कैपेसिटर क्या है? उस चार्ज को होल्ड करने के लिए जो डिवाइस बनाई गई है वो कैपेसिटर है। क्लियर? मतलब जो कंडेंसर होता है वो एक्चुअल में कैपेसिटर है, और उसका कैपेसिटेंस कितना है वो आपको उस पे देखना पड़ेगा, लिखा होगा कि इसका कैपेसिटेंस इतना है। ओके, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, किस प्रिंसिपल पे ये काम करते हैं कैपेसिटर? अच्छा, जैसे मैंने डिस्कस किया था, मान लो ये एक सिंगल कंडक्टर है, मैंने इसको चार्ज दिया और इसने चार्ज लिया, और इसने चार्ज लेके अपने पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहां इस जगह पर मैंने एक पॉइंट P लिया। मान लो इसको चार्ज देते देते यहां पे पोटेंशियल हो गया 100 वोल्ट, V1 इज इक्वल टू हो गया 100 वोल्ट। आप कहोगे होने को क्या दिक्कत है? हमें दिक्कत है, परेशानी है, समस्या है। व्हाट इज द समस्या? समस्या ये है कि जैसे जैसे मैं इसको चार्ज दे रहा था, पोटेंशियल बढ़ रहा था, मैं और चार्ज दे रहा था, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन आ गई, एक ऐसी स्थिति आ गई कि अब पोटेंशियल इतना ज्यादा हो गया कि जो मीडियम था यहां का, दैट मीडियम विल गेट ब्रेक डाउन, दैट मीडियम विल गेट आयनाइज। और जब मीडियम आयनाइज हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं दे सकता। लेकिन मैंने क्या बताया डेफिनेशन में? मैंने बताया है मैक्सिमम चार्ज स्टोर करना है। अभी मैक्सिमम नहीं हुआ है, आप तो सोचेंगे हो तो गया, नहीं, मैं कुछ ऐसा अरेंज कर सकता हूं कि थोड़ा और ज्यादा चार्ज इसको दिया जा सके। वो अरेंजमेंट ही तो कैपेसिटर है। कैसे करेंगे इस बात को? करेंगे वो तो आपको समझ में आता है। जैसे ही एयर आयनाइज हो गई, मान लो 100 वोल्ट देते ही एयर आयनाइज हो गई, और एयर के आयनाइज होने से पॉजिटिव और नेगेटिव बने, और जैसे ही मैंने एक्स्ट्रा चार्ज देने की कोशिश की, इस एक्स्ट्रा चार्ज ने नेगेटिव चार्ज को खींच लिया और पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके खत्म हो गए। मतलब मैं इसको एक्स्ट्रा चार्ज दे ही नहीं पाया। जो एक्स्ट्रा चार्ज मैंने देने की कोशिश की थी वो तो इस आयनाइज्ड एयर ने खत्म कर दिया, नहीं दे पाया ना एक्स्ट्रा चार्ज। लेकिन देना है ना एक्स्ट्रा चार्ज, ताकि इसका कैपेसिटेंस ज्यादा से ज्यादा हो सके, ज्यादा चार्ज दे पाएंगे, मतलब चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी, और चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी तो कैपेसिटेंस भी इसका ज्यादा हो जाएगा। मैं इस लक्ष्य पे निकला हूं। तो एक सिंगल प्लेट से तो आपने देख लिया क्या हुआ, सिंगल प्लेट से हमने देख लिया क्या हुआ, सिंगल कंडक्टर से हमने सिंगल कंडक्टर लिख देते हैं बल्कि, तो ये सब बात आपको लिख देनी है स्टेप बाय स्टेप। If we will give the charge to the conductor, single conductor, then the potential in surrounding of the conductor will keep on increase. Next step में, once at some stage of charge, the potential will be that much high, so it will ionize the surrounding air. उसके बाद थर्ड स्टेप में, if we will try to give extra charge to the conductor, then the ionized air will
तीसरे स्टेप में लिखेंगे फर्दर एक्स्ट्रा चार्जिंग विल नॉट बी पॉसिबल ड्यू टू द आयनाइजेशन ऑफ एयर। ये तो सिंगल कंडक्टर के लिए आ गया। अब ये तो समझ में आ गया कि हम दे नहीं सकते एक्स्ट्रा चार्ज, तो अब कैसे एक्स्ट्रा चार्ज देने की कोशिश की जाएगी। अब मैंने क्या कर देना है, 100 वोल्ट का जो पोटेंशियल था यहां पे रहेगा अभी भी, मैंने एक और कंडक्टर इसके पास में रख देना है। हमें क्या करना है, इसी कंडक्टर के पास में अगल बगल में एक और कंडक्टर रख देना है। ये कंडक्टर क्या करेगा, और इस कंडक्टर की शानदार अर्थिंग भी कर दो। ग्राउंडिंग कर दी है, अर्थिंग कर दी है। अर्थिंग मतलब ग्राउंड से जोड़ दिया है। ओके, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस वाले सरफेस पे नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस कराएगा। ओके, अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, पहले कोई चार्ज नहीं था, अभी जितना नेगेटिव चार्ज इधर दिख रहा है उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहां बन जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज अर्थिंग करके जमीन में भेज दिया जाएगा। अच्छा, नेगेटिव चार्ज कर लिया जाएगा जमीन पे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव के साथ अट्रैक्टेड है। सो द नेगेटिव चार्ज विल नॉट मूव इनसाइड द अर्थ, द पॉजिटिव चार्ज विल मूव इनसाइड द अर्थ। इट्स ऑलरेडी ओके। तो अब क्या फर्क पड़ेगा, जैसे ही नेगेटिव प्लेट मैंने रख दी, ये वाली नेगेटिव प्लेट अपना पोटेंशियल यहां इस पॉइंट P पर बनाएगी। पहली प्लेट ने बनाया था इतना, और मान लो नेगेटिव प्लेट यहां बना रही है, ये पॉइंट, ये वाले पॉइंट को इसके पास मान लेंगे थोड़ा, तो ये वाली नेगेटिव प्लेट अपने से थोड़ा ज्यादा दूरी पे पोटेंशियल बना रही है। मान लो इस प्लेट ने बनाया यहां -40 वोल्ट। ये जो पॉइंट है इस प्लेट के पास मान रखा है, ये प्लेट बहुत दूर है, तो ये वाली प्लेट यहां पे जो पोटेंशियल बनाएगी थोड़ा कम बना रही है, लेकिन माइनस का बनाएगी। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है इस पे। एक प्लेट ने +100, दूसरी प्लेट ने -40, तो मिला के पोटेंशियल कितना हो गया बंधु? 60 वोल्ट। अब बताओ क्या एयर आयनाइज हो पाएगी? इस जगह पर टोटल पोटेंशियल कितना है? 60 वोल्ट। क्या एयर आयनाइज हो पाएगी? मैं क्या मान के चला था? मैं ये मान के चला था कि मान लो एयर जो है 100 वोल्ट पे आयनाइज हो रही है। ये एक एग्जांपल है, एग्जैक्ट वैल्यू कुछ और भी हो सकती है। मैं मान के चला था कि 100 वोल्ट पे एयर आयनाइज हो रही है, अभी तो 60 वोल्ट हो गया, अभी तो एयर आयनाइज नहीं होगी। मैंने और चार्ज दिया, इसने और चार्ज दिया, पोटेंशियल मान लो 70 हो गया बढ़ के, एयर आयनाइज नहीं होगी। मैंने और चार्ज दिया, मैंने और चार्ज दिया, अब बढ़ते बढ़ते नेट पोटेंशियल हो गया 100 वोल्ट। नेट पोटेंशियल मतलब इन दोनों का सम 100 वोल्ट आया। अब जाके एयर आयनाइज वापस हो पाएगी। लेकिन एयर आयनाइज होने से पहले मैं इसको बहुत एक्स्ट्रा चार्ज दे चुका हूं ऑलरेडी, तो यही मेरा टास्क था, मैक्सिमम चार्ज इसको मुझे देना था। तो आप सेकंड कैपेसिटर प्लेट में, कंडक्टर प्लेट में क्या लिखेंगे? आप इसमें लिख देंगे द सेकंड कंडक्टर प्लेट विल रिड्यूस द पोटेंशियल एट द गिवन पॉइंट, hence the net potential will decrease. Hence net potential will decrease. Next step में, since the potential has been decreased, so we can give extra charge to the given plate without ionizing the air. Clear? तो इस तरीके से हमने इसको चार्ज देने की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज कर दी है, कैपेसिटेंस इसका बढ़ा दिया है हमने। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या है? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स बाय विच वी विल बी एबल टू गिव एक्स्ट्रा चार्ज टू द गिवन कंडक्टर प्लेट्स। क्लियर है? अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं जो आगे हम पढ़ेंगे। किसी के दिमाग में ये बात आई, मान लो उमेश के दिमाग में ये बात आई कि सर ये काम करो ना, आप इतना परेशान हो रहे हो, एयर हटा दो ना, कुछ और रख दो, कुछ मजबूत मीडियम रख दो। सर माइका रख दो। ससुराल माइका वाला माइका नहीं, ये माइका शीट होती है, वो माइका की शीट रख दो। ये लो सर, माइका की शीट रखो आप।
क्यों परेशान हो रहे थे? अब ये नहीं टूटेगी ना आसानी से। आप इसको 100 वोल्ट नहीं 200 वोल्ट भी करा दो सर, इस पे इतना चार्ज दे दो कि इसके चारों तरफ पोटेंशियल 200 वोल्ट भी हो जाए तो भी नहीं टूटेगी सर ये। और जब ये टूटेगी नहीं तो ये आयनाइज नहीं होगी, और आयनाइज नहीं होगी तो प्लस नेगेटिव नहीं बनेंगे, और नेगेटिव प्लस नहीं बनेंगे तो आप तो इसको बहुत ज्यादा चार्ज दे सकते हो। हाँ, तो उमेश की बात ठीक है। अगर हम इसके चारों तरफ एक ऐसा मीडियम इंट्रोड्यूस करा देते हैं, यू रिमेंबर द फॉर्मूला C into एप्सिलॉन R। मतलब अगर मैंने माइका इंट्रोड्यूस करा दिया तो माइका के लिए रिलेटिव परमिटिविटी 6 होती है, मतलब जो नया कैपेसिटेंस है वो पुराने कैपेसिटेंस से 6 गुना बढ़ जाएगा, 6 गुना ज्यादा चार्ज ये स्टोर कर सकता है बंधु। इसीलिए हमेशा कंडक्टर प्लेट्स के बीच में आप कंडेंसर को खोल के देख सकते हैं, आज ही देख सकते हैं। जब आप खोलेंगे तो कॉटन टाइप की एक चीज उसके अंदर से निकलती है, वो बेसिकली इंसुलेटर है, वो बेसिकली एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। और वही डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या है, वो आसानी से आयनाइज नहीं होता, आसानी से आयनाइज नहीं होता, जिसकी वजह से आप इन प्लेट्स को एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा चार्ज दे सकते हो। क्या फायदा? ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा ना, तभी दिमाग में आया, उससे क्या फायदा? अरे ये बैटरी जैसा हो गया ना, उससे क्या फायदा? अरे जिस टाइम सप्लाई कम आ रही होगी, घरों में वोल्टेज कम आ रही होगी, चार्ज कम आ रहा होगा, करंट कम आ रहा होगा, उस टाइम ये अपने करंट को अपने चार्ज को देगा ताकि एक कांस्टेंट सप्लाई बनी रहे। और जिस टाइम ज्यादा आ रही होगी उस टाइम ये चार्ज को स्टोर कर लेगा। दिस इज द रोल ऑफ कैपेसिटर, दिस इज द रोल ऑफ कंडेंसर, दिस इज द कैपेसिटेंस। तो आज इस मुद्दे पे हमने बात की थी। आई होप, आई विश ये मुद्दा आपके लिए क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मुद्दे के लिए मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए मैं लेता हूं आपसे अलविदा।